विद्या बालन का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो उनकी फिल्म परिणीता वाला चेहरा आता है। बड़ी लाल बिंदी और साड़ी, सो ब्यूटीफुल। आपको क्या याद आता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। खैर, आज इनकी बात इसलिए कि सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का एक पुराना स्टेटमेंट तैर रहा है और वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि मुझे सच में लगता है कि आज हम पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक देश के तौर पर पहले हमारी पहचान धर्म के आधार पर नहीं थी, लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। इसमें सिर्फ राजनीति ही नहीं, सोशल मीडिया भी बड़ी वजह है। पर ये बयान तो 2024 का है, आज क्यों ट्रेंड कर रहा है? वो इसलिए कि इन दिनों सिंगर और कंपोजर ए.आर. रहमान का इंटरव्यू जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है। पर आपने सोचा कि वो सिंगर जो रोजा की पगडंडी से निकलकर ऑस्कर के मंच तक पहुंचा, जिसकी धुनों की ताल ने उसे हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बनाया, उसे अचानक ऐसा महसूस क्यों होने लगा जो 34 साल के लंबे करियर में नहीं हुआ? बात सिर्फ उनकी भी नहीं है। अगर इस मसले में थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करें तो रहमान और विद्या बालन जैसे और भी नाम आते हैं सामने, जिन्हें अचानक भारत बटा हुआ और सांप्रदायिक भेदभाव से ग्रस्त जान पड़ता है। कैसे? यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो साथ बने रहिएगा। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजरबट्टू एंटरटेनमेंट। संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है और दिमाग को पंख देता है। ये ग्रीक के एक फेमस फिलोसोफर प्लेटो कह गए हैं। प्लेटो वो आदमी थे जिसने दुनिया को बताया कि जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं, और जो सच है वो तुम देख ही नहीं सकते। खैर, बात फिलहाल कम से कम बोलने वाले रहमान की, जिनके साथ पिछले दिनों या कहिए पिछले 8 सालों में क्या हो गया कि उन्होंने इतने तीखे बयान देने का कदम उठा लिया। 3 दशकों से ज़्यादा के करियर में ए.आर. रहमान ने कभी शोर नहीं मचाया, हमेशा उनका काम ही बोलता रहा। लेकिन 34 साल के सफ़र में जो एहसास उन्हें पहले कभी नहीं हुआ, वो अब महसूस होने लगा है। और शायद इसी वजह से अक्सर चुप रहने वाले रहमान इस बार ऐसा बिफरे हैं कि अनूप जलोटा जी को उन्हें वापस हिंदू बन जाने की सलाह देनी पड़ी। हर तरफ यही चर्चा शुरू हो गई कि जो इंसान कम बोलता है, ध्यान में रहता है, उसे अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने इतने तीखे शब्द चुन लिए। इसी सवाल के जवाब में पहले रहमान के बयानों को दोबारा समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए। इसका मतलब जानने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में आना होगा। बयान के साथ साथ उनके पिछले 8 सालों के करियर के टाइमलाइन को भी देखेंगे, जो इस पूरी बहस के बीच इग्नोर हो रहा है। हाल ही में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में रहमान ने छावा को बांटने वाली फिल्म कहा और साथ ही ये भी जोड़ा कि पिछले 8 सालों में उन्हें वैसा काम नहीं मिला जैसा पहले मिला करता था। उन्होंने कहा कि शायद सत्ता और इंडस्ट्री के पावर स्ट्रक्चर में बदलाव आया है। अब फैसले ऐसे लोग ले रहे हैं जो क्रिएटिव नहीं है, और हो सकता है इसके पीछे कोई सांप्रदायिक एंगल भी हो। हालांकि उनके सामने किसी ने ऐसा सीधे तौर पर नहीं कहा। यहीं से बवाल का श्री गणेश हुआ था। सांप्रदायिक भेदभाव शब्द ने रहमान के बयान को म्यूजिक से ज़्यादा पॉलिटिक्स में ढकेल दिया। सोशल मीडिया पर इसे विक्टिम नैरेटिव कहा जा रहा है। कुछ ने इस पर हिपोक्रेसी का टैग भी लगाया, तो कुछ ने खुलकर उनका सपोर्ट किया, जैसे परेश रावल, इम्तियाज अली। लेकिन अगर भावनाओं से हटकर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो कहानी थोड़ी अलग है, जो आपको जाननी चाहिए। रहमान ने 2018 से 2025 के बीच करीब 35 से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। 2018 में उन्होंने भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक 2.0 को म्यूजिक दिया। उसी साल संजू में उनके 2 गाने भी शामिल थे। इन 8 सालों में उन्होंने लगभग 150 से 200 ओरिजिनल गाने कंपोज किए, यानी औसतन हर फिल्म में 5 से 6 गाने। 99 सॉन्ग्स जैसी फिल्म में तो जो एक तमिल फिल्म थी, डायरेक्टर थे विश्वेश कृष्णमूर्ति, उसमें 14 गाने थे। और उसी फिल्म के जरिए रहमान प्रोड्यूसर और स्टोरी राइटर के रूप में भी सामने आए। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का म्यूजिक आज भी लोगों को याद रहता है। इसके अलावा पोन्नियन सेल्वम, अमर सिंह चमकीला, अतरंगी रे जैसी फिल्मों में उनका काम ठीक ठाक स्केल पर पसंद किया गया। ले मस्क जैसी वर्चुअल रियलिटी फिल्म हो या ब्लाइंडेड बाय द लाइट जैसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, रहमान लगातार काम कर रहे थे। छावा जैसी बड़ी फिल्म का म्यूजिक भी उन्होंने ही दिया, जो हिट रहा उतना नहीं शायद। और 2025 की तेरे इश्क में के गाने भी चर्चा में रहे। यानी काम नहीं मिला वाला दावा भावनात्मक हो सकता है, लेकिन काम के आंकड़े बिल्कुल खाली नहीं लगते।
उम्मीद है कि यहाँ एक पॉइंट तो हमने क्लियर कर ही लिया। आगे बढ़ते हैं, अब सम्मान की बात यानी अवार्ड्स की बात करते हैं। तो पिछले 8 साल में रहमान के लिए कुछ खासा सूखा नहीं रहा। 2018 में 65वें नेशनल अवार्ड्स में उन्होंने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, काट्रू विलैयाडी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन और मॉम के लिए बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर। 2021 में आईफा अवार्ड, 2024 में पोन्नियिन सेल्वम पार्ट 1 के लिए 70वां नेशनल अवार्ड और अमर सिंह चमकीला के लिए आईफा वो फिल्म फेयर में बड़ी जीत और नॉमिनेशन भी। ये सब इसी दौर में हो रहा था। इतना ही नहीं, चकाचक और परम सुंदरी जैसे गानों ने यूट्यूब पर मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोरे। 2026 की मेगा बजट फिल्म रामायण के लिए वे हॉलीवुड के दिग्गज हांस जिमर के साथ काम कर रहे हैं। ये आपको पता ही होगा, ये किसी साइडलाइन किए गए कलाकारों की प्रोफाइल तो नहीं लगती गाइस। फिर सवाल उठता है, अगर काम, नाम और सम्मान मिल रहा है तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ की और किस बात की? शायद इसका जवाब सिर्फ धर्म या राजनीति में नहीं बल्कि रेलेवेंस और परसेप्शन में छुपा है। रहमान का जन्म दिलीप कुमार के रूप में हुआ था। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा पेट्रियोटिक एंथम वंदे मातरम उसी देश ने सिराकों पर बिठाया जो बहुसंख्यक हिंदू हैं। इस दौर में उनकी पहचान कभी मुद्दा नहीं बनी। आज जब वे डिवाइसिव सिनेमा और क्रिमिनल एंगल की बात करते हैं तो कई लोग पूछते हैं, अगर इंडस्ट्री सच में सांप्रदायिक होती तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जावेद अख्तर जैसे नाम आज भी टॉप पर कैसे रहते? यहीं से सिलेक्टिव एक्टिविज्म की बहस जन्म लेती है। रहमान को छावा जैसी फिल्म में धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल से असहजता होती है, लेकिन फना या हैदर जैसी फिल्मों में काम करते वक्त वही सवाल क्यों नहीं उठते? ये वो विरोधाभास है जिन पर आलोचक उंगली उठाते हैं। शायद रहमान उस पुराने सिंबॉलिक नेशनलिज्म झंडे और नारों से जुड़े हुए हैं, जबकि आज का नेशनलिज्म ज़्यादा लिव्ड है, हिस्ट्री, टेम्पल्स और सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। इस बदलाव से असहजता भी हो सकती है। कमाई की बात करें तो रहमान आज भी इंडस्ट्री के सबसे महंगे और सबसे सॉट आफ्टर म्यूजिशियंस में से एक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फिल्म के लिए 8 से 10 करोड़ और लाइव कॉन्सर्ट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 1700 से 2100 करोड़ रुपए की आकी जा रही है। अब यहाँ पर कुछ दावे ऐसे हैं जो कहते हैं कि वे जानबूझकर ऊंची फीस रखते हैं ताकि हर फिल्म उनके दरवाजे पर ना आए और वो म्यूजिक पर फोकस कर सके। ये आंकड़े बताते हैं कि डिमांड खत्म नहीं हुई है, बस एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं। अंत में सवाल वो रह जाता है कि क्या रहमान सच में सांप्रदायिक भेदभाव के शिकार हैं, या ये उस कलाकार की बेचैनी है जो कभी अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 था और अब बदलती इंडस्ट्री में खुद को नए तरीके से ढूंढ रहा है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है, लेकिन इतना तय है कि रहमान की कहानी सिर्फ एक बयान या एक विवाद की नहीं है, बल्कि उस दौर की है जहां बॉलीवुड में सुर कम शोर ज़्यादा और सिलेक्टिव एक्टिविज्म उसी शोर का सबसे तेज बैकग्राउंड बन चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ ए आर रहमान का नहीं है, ये सवाल पूरी इंडस्ट्री का है, जहाँ आवाज़ सबकी है लेकिन मुद्दे चुने हुए हैं। पिछले 4 से 6 सालों में हमने बार बार देखा है कि बॉलीवुड के बड़े नाम हर अन्याय पर नहीं बल्कि अपनी सुविधा वाले अन्याय पर बोलते हैं। जैसे 2015 में आमिर खान ने रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स में कहा था कि भारत में बढ़ती असहिष्णुता यानी इनटॉलरेंस उनके लिए चिंता का विषय बन गई है। और उस वक्त उनकी पत्नी अब एक्स वाइफ ने पूछा था कि क्या उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। इस बयान ने सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स में तहलका मचा दिया था और लोगों ने पूछा था कि जब उनकी फिल्में सुपरहिट चल रही थी तब ये डर क्यों महसूस नहीं हुआ। देश से प्यार जताने और देश पर सवाल उठाने, दोनों बातें एक साथ चलती रहीं। वहीं 2020 में दीपिका पादुकोण जेएनयू के स्टूडेंट्स की हिंसा विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी और बिना कुछ बोले सिर्फ मौजूद रहकर अपनी आवाज़ जताई थी। कुछ लोगों ने इसे हिम्मत कहा था तो क्रिटिक्स ने इसे छपाक की रिलीज से पहले की गई टाइमिंग वाली स्टैंडिंग स्ट्रैटेजी बताया था। इसी दौरान फरहान अख्तर और ऋचा चड्ढा ने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और स्टूडेंट्स के समर्थन में खुलकर आवाज़ उठाई थी, लेकिन कश्मीर या दूसरी धार्मिक हिंसा जैसे मुद्दों पर उनकी आवाज़ उतनी तेज नहीं दिखी, जिससे सवाल उठे कि क्या इंसाफ और संवेदना भी चुनिंदा हो सकती है। 2021 में कंगना रनौत ने कहा था कि 1947 की आज़ादी बस भीख में मिली थी और असली आज़ादी 2014 में मिली जब बीजेपी सरकार आई। इस बयान ने राजनीतिक और सोशल मीडिया दोनों स्तरों पर बहस छेड़ दी थी और उनके सिलेक्टिव नेशनलिज्म को उजागर किया था। इस कड़ी में विद्या बालन का पुराना बयान भी जान लीजिए जो वायरल हो रहा है।
वो कहती हैं कि आज सोशल मीडिया ने लोगों को ज़्यादा अलग अलग सोच में बांट दिया है और मैं स्पष्ट रूप से महसूस करती हूँ कि हम ज़्यादा पोलराइज्ड होते जा रहे हैं, ना सिर्फ राजनीति की वजह से पर सोशल मीडिया की वजह से भी। उन्होंने ये भी कहा कि लोग आसानी से किसी चीज़ से जुड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सच में समझे बिना ही अपनी राय बना लेते हैं और वो इसे खतरनाक मानती हैं। ये बयान इसलिए दिलचस्प है क्योंकि विद्या बालन फिलहाल किसी बड़ी राजनीतिक मुहिम में नहीं दिखती, पर उन्होंने उस वीडियो में ऐसे सामाजिक तनाव का जिक्र किया जो पूरे देश का हॉट टॉपिक बन चुका है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके स्टेटमेंट को पसंद किया कि एक अभिनेता होने के बावजूद उन्होंने करेज दिखाया कि इन मुश्किल सवालों पर बोलकर। वहीं कुछ ने कहा कि सितारों को अपने काम के दायरे में ही रहना चाहिए। 2018 में नसीरुद्दीन शाह ने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि आज के भारत में उनके बच्चे किसी भी गुस्साए हुए भीड़ के सामने आप हिंदू हैं या मुस्लिम के सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी। शाह ने समाज में फैलते जहर और कानून को हाथ में लेने वालों की इम्यूनिटी की बात की थी और उदाहरण के तौर पर बुलंदशहर हिंसा का जिक्र किया था, जहां एक पुलिस अधिकारी की भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस कहानी से साफ है कि बॉलीवुड में सितारे अक्सर कुछ चुनिंदा मुद्दों पर ही बोलते हैं। ए.आर. रहमान, विद्या बालन, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, फरहान अख्तर, ऋचा चड्ढा, कंगना रनौत और नसीरुद्दीन शाह, इन सब ने अलग अलग समय पर समाज, असहिष्णुता, छात्रों की सुरक्षा या सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दों पर अपनी चिंता जताई, लेकिन अक्सर ये बयान केवल सुविधाजनक मुद्दों तक ही सीमित रहते हैं। काम, नाम और पैसे के मामले में एक कलाकार साइडलाइन नहीं हुए। फिर भी परसेप्शन और बदलती इंडस्ट्री के चलते उनकी फ्रस्ट्रेशन या सिलेक्टिव एक्टिविज्म ज़्यादा चर्चा में आई। निष्कर्ष ये है कि कलाकारों को समाज और राजनीति पर अपनी राय रखने का हक है, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी भी है। जब सितारे बोलते हैं उनकी आवाज़ का असर बड़ा होता है, इसीलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। सिर्फ कुछ चुनिंदा मुद्दों पर ही बोलना आलोचना का कारण बन सकता है और लोग कंसिस्टेंसी की उम्मीद करते हैं। वीडियो फिलहाल यहीं तक। आप कमेंट सेक्शन में इस मामले पर अपनी राय दे सकते हैं और देखते रहिए बजरबट्टू एंटरटेनमेंट।